पेमेंट। आज आज किसकी बारी थी? आपको तो पास मेरी। तो आपने कहा मैडम था। मेरी बारी। सना की है। जी मैम, आपने कहा था कि मैंने ही करना है ट्यूसडे को। फिर उसके बाद मेरा ख्याल है मैंने शायद डॉक्टर लिखे में हादिया है। का। जी फातिमा नहीं है ट्यूसडे को। हाँ। डॉक्टर फातिमा का फातिमा नाम का है। मेरे पास लिखा हुआ है। अच्छा, वैसे उस दिन मुझे लगा था आपने मेरा कहा, चलिए डॉक्टर फातिमा कर लें। नहीं, वो कल असल आपने में तो। हुआ था डॉक्टर फातिमा का नाम डिसाइड। चले आपका भी अच्छा जुम्मे को अच्छा। ले लेंगे। भी ये जुम्मे को किसका, फ्राइडे को नहीं कशफ का नाम नहीं, लिखा हुआ। मैडम मेरी बारी। क्या हुआ है? मैडम आप मैं। मुझे आपका आवाज नहीं आ रही फातिमा। आज नेट नहीं है आपका? जी मैडम, मेरा इस टाइम ना नेट को कुछ हो जाता है, वाईफाई को मैं ना बाहर। फिर सना जी कर रही है मैडम, अब आपकी आ रही है जगह पे? आवाज? नहीं नहीं मैडम, मैं ही कर रही हूँ। अच्छा जब चले। मैं इस खुदा टाइम ना पे खास्ता के अक्सर दरमियान लोग में मैं ना। अक्सर लोगों को इस टाइम पे ना पूरे पाकिस्तान में ही हो जाता है ना। जगह चेंज करो, जगह प्लेस चेंज करो। मैंने वो इसी है। इवन मैंने अपने साथ वालों को भी नेट लिया हुआ है कि अगर मेरा नेट को कुछ हो जाए तो मैं उनका यूज कर लूँ। लेकिन वो इसी टाइम तो चलें। कोई नहीं, अब केस आज आपका है जी। नॉन एपिथेलियल। जी ठीक है। मैडम। जी मैडम। ओके। वेट, मैं जरा केस एक निकाल लूं। जी मैडम। चले, ये कौन सा था? ये तो आसान केस है आज वाला तो। अरे ये तो आसान है, चलो इसको हम थोड़ा सा कर लेंगे चेंज। चलें जी, आ मैडम जाए आसान ही कर दी। जी। वालेकुम जी अस्सलाम। मैडम। चल जी, स्टार्ट करें, आपका टाइम स्टार्ट हो गया। ओके मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है। मैं मुझे 4 साल से शोबे गायनी से व्यस्त हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सबा है। अच्छा। सब आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 25 साल है। अच्छा, सब आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है? मैं अनमेरिड हूँ। अच्छा मेरे। अच्छा। कितना पढ़ी लिखी हैं? मैं एमएससी की स्टूडेंट हूँ। यूनिवर्सिटी में पढ़ती एमएससी हूँ। की। तो आपको आखिरी दफा माहवारी कब आई थी? डॉक्टर साहब, मेरी माहवारी का ही मसला है। माहवारी मेरी काफी अच्छा। खराब होती है। अच्छा, आखिरी दफा आप कब आई थी? अभी 10 दिन पहले आई थी, लेकिन अभी तक मुझे जो है ना वो दाग लग रहा है। अच्छा, आपको आती महीने के महीने है? डॉक्टर साहब, कुछ साल पहले तो महीने के महीने ही आती थी। आती हम्म। बहुत ज्यादा थी। लेकिन अब एक साल से हम्म। मेरी माहवारी का कोई पैटर्न नहीं है। कभी 20 दिन के बाद आ जाती है, कभी 15 दिन के बाद, कभी टाइम पे भी आ जाती है। अच्छा। हम्म। जब आती है तो फिर कितने दिन रहती है? कितने दिन आप पाक रहती हैं? कितने दिन पे डॉक्टर आपको साहब, दस माहवारी बारह दिन रहती है? पाक रहती हूँ, उसके बाद फिर हो जाती है, 10-12 दिन के लिए रहती है। इरेगुलर है, कोई पैटर्न नहीं है उसका। और अब साथ में मुझे ना पेट अपना अच्छा। बहुत फूला हुआ लग ठीक रहा है। है। 3 महीने से ना मुझे अपने पेट में स्वेलिंग ठीक है लग रही ठीक है। है। सारे कहते हैं अच्छा, तुम्हारा इसके पेट दरमियान बाहर भी आ आप जब गया है। आप नहा लेती हैं, जो पीरियड आने से पहले। ठीक है, मैं आपको। अच्छा, इससे पहले आपको दरमियान में धब्बा भी लगता है? नहीं डॉक्टर साहब, 10-12 दिन तो सही गुजर जाते हेलो। हैं। 10-12 दिन ब्लीड होती है, फिर 12-15 दिन मेरे ठीक अच्छा गुजरते अच्छा। हैं। कभी 20 दिन ठीक गुजर जाते हैं। फिर हम्म। ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, 5-6 दिन हैवी रहती तो है, फिर दाग ठीक है लगता मावा। रहता है। ठीक है। कभी दाग रुक जाता है, कभी ठीक है। लगने लग अच्छा, जाता माहवारी है। के दौरान। ठीक है सबा। अच्छा, माहवारी के दौरान दर्द होते हैं? जी डॉक्टर साहब, आप बहुत दर्द होता है। अच्छा। आपने बताया कि आपको ना कोई गोला महसूस होता है। तो वो बताएंगे आपको कितने अरसे से हो रहा है महसूस? 3 महीने हो गए मुझे। सबरे कहते हैं तुम्हारा, तुम मोटी हो रही हो, पेट बाहर निकल रहा है तुम्हारा। ठीक है। अच्छा, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा है या एकदम आपको महसूस हुआ है कि इनके नहीं डॉक्टर गोला साहब, हो गए हैं आहिस्ता पेट आहिस्ता में? बढ़ रहा है।
अच्छा ठीक है। अच्छा इसके साथ आपको दर्द भी है इस गोले के साथ? जी डॉक्टर साहब, जहाँ जहाँ पे पेट के निचले हिस्से में मुझे अब हम्म। दर्द भी होता और है। दर्द भी आपको आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ? जी, आहिस्ता सबा आपको आहिस्ता। जी दर्द जी। आहिस्ता आहिस्ता शुरू? जी जी, अच्छा। आहिस्ता आहिस्ता आप मुझे शुरू हुआ। बताएंगी, ठीक है, सबा ये मुझे बताएंगी कि आपको दर्द बहुत सवेयर किस्म का होता है या थोड़ा सा ही होता है, और किस चीज से ठीक होता है, किस चीज से ज्यादा डॉक्टर होता है, ये साहब, मैं बताएंगी ना आप? पैनाडोल की गोली खाती हूँ, उससे थोड़ा सा मुझे बेहतर महसूस होता है। ठीक है। अच्छा ये आपको जो दर्द है वो कहीं और भी जाता है? नहीं, बस पेट में ही रहता है। ठीक है। अच्छा, और आपको इसके अलावा खाने पीने में कोई मसला होता हो, खाना हजम ना होता हो, इस तरह होता है? हाँ जी डॉक्टर साहब, मुझे पेशाब बार बार आ रहा है अब। अच्छा। और खाना, अच्छा भूख नहीं लगती मुझे। हम्म, अच्छा आपका ठीक है, सांस लेने में मसला होता हो? नहीं डॉक्टर साहब, सांस का कोई मसला नहीं है। ठीक है। जो आपने बताया कि छोटे पेशाब आपको बार बार आते हैं, क्या बड़े पेशाब का भी इसी तरह कोई मसला है? नहीं, बड़े पेशाब का कोई मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा आपको ऐसा तो नहीं लग रहा आपकी टांगों पे सूजन हो रही है, या जिस्म के किसी और उस हिस्से में सूजन हो रही है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। सब आपने जैसे बताया कि आपको भूख नहीं लगती, क्या आपको ऐसा भी महसूस होता है कि आपका वजन भी कम हो रहा हो इसके साथ? नहीं डॉक्टर साहब, वजन तो मुझे लगता है बढ़ रहा है। अच्छा वजन बढ़ रहा है आपको। अच्छा ठीक है। और इसके अलावा आप बताएं कि आप आपको सर्दी गर्मी ज्यादा तो नहीं लगती? नहीं डॉक्टर साहब। अच्छा ठीक है। आपको कोई ऑपरेशन हुआ हो? नहीं डॉक्टर साहब, मेरा कोई इसके ऑपरेशन नहीं हुआ। अच्छा सब इसके लिए आपने कोई अभी तक इलाज करवाया है? इस नहीं डॉक्टर मसले के लिए साहब, आप मैं कहीं भी गई आपके हैं पास कोई? पहली दफा आई हूँ। ठीक। चलिए मैं आपका सारा मसला सुनती हूँ। अच्छा इसके अलावा आपको किसी ड्रग से एलर्जी हो, या किसी और चीज से एलर्जी हो, या कोई मेडिसिन लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल कर रही हो? नहीं डॉक्टर साहब। ठीक है। आपके खानदान में किसी को छाती का, अंडेदानी का, या बच्चेदानी का कोई कैंसर हो? नहीं डॉक्टर साहब, नहीं। ठीक है। इसके अलावा आपको घर में आपके साथ सब ठीक है, कोई मसला तो नहीं है? माजत के साथ स्मोकी सिगरेट हुक्का नोशी तो आप इस्तेमाल नहीं करती? नहीं डॉक्टर साहब, नहीं। ठीक है। इसके अलावा आपको ऐसा तो नहीं लगता आपके चेहरे पे बाल आ रहे हो, या आवाज में कोई महसूस हुई हो कि आवाज में कोई तब्दीली है? नहीं 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 डॉक्टर साहब, ऐसा कुछ नहीं। चलिए सबा शुक्रिया को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अब मैं आपका मुआयना करूंगी, मैं हम्म। आपका वजन चेक करूंगी और आपकी हाइट देखूंगी। ठीक है। और इसके अलावा मैं आपका आप हाथ आगे करें, मैं आपका ब्लड प्रेशर उसका चेक करूंगी, मैं आपको जॉन्डिस देखूंगी, अनीमिया देखूंगी, थायराइड एग्जामिनेशन करूंगी आपका। माजर का मतलब मैं आपकी प्राइवेसी में आपका ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करूंगी, और अब abdominal एग्जामिनेशन करूंगी, इंस्पेक्ट करूंगी पल पे। उसके बाद मैडम बोलती जाऊँ या आप? जी जी, आप एंड बोले, मैं पल्पेशन सुन एंड, रही हूँ, मैं आपको सारी फाइंडिंग्स इकट्ठी दूंगी। जी 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 मैडम ठीक है। एंड आफ्टर पल्पेशन इफ abdominal mass present, I examine the site surface margin and mobility and consistency of the mass, and if a site is present, and I percuss the site is, and I examine either lower margin is reachable or not reachable. Then because my patient is unmarried, I perform local examination in the privacy of, in privacy only. I examine vulva or not. I not perform by manual examination because my patient is unmarried. I know further information I take by ultrasound ओके, finding. फाइंडिंग्स देख लीजिए, नोट कर लीजिए। हर BMI इज 26। Okay, ma'am. Vitals are normal. Pallor is appreciated. Okay. Lymph node is not enlarged. Thyroid is not enlarged. Pedal edema is not appreciated. Systemic Mhm. examination is normal. Per abdominis examination shows there is a mass in the left iliac fossa, left lower abdomen. Lower limit is reachable, mobile, cystic. Percussion note is dull. No ascites or fluid shift is seen. मेरा मोबाइल सिस्टिक एंड लोअर रीचेबल Limit एंड is आगे क्या reachable, बताया? reachable, जी। मोबाइल mobile, सिस्टिक cystic mass. Percussion note is dull. और क्वेश्चन डन। Okay. ठीक है मैडम, थैंक यू।
Okay, summarize your case now. Okay, madam. My patient Sabah, 25 year of age, unmarried girl, educated. Patient complained with the came with complaint of irregular cycle from 1 year with associated abdominal pain and abdominal swelling with increase gradually and from last 3 months and associated with the pain and associated with the increased urinary frequency with decreased appetites on examinations BMI 26 and paler positive and other systemic examination unremarkable on abdominal examination and left abdominal mass on up to left iliac fossa, lower margin reachable, mobile cystic mass and dull on percussion. And patient came for further in management and investigation and management. Good. हिस्ट्री पॉइंट्स आपके अच्छा चले मैं अभी पूरा करती हूँ हम एंड पे डिस्कस करेंगे ओके व्हाट आर द डिफरेंशियल डायग्नो ठीक है आपका जो टाइम मैं देख लूँ इसमें टाइम आपका 8 मिनट था गुड ठीक है अब हम दूसरा स्टेशन शुरू करते हैं ओके व्हाट आर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन Okay, madam, my diagnosis benign and malignant ovarian masses and tubo ovarian mass and other is non-gynecological mass and नॉन any गायनेकोलॉजिकल uterine लेफ्ट mass. आइलिड फॉसा में कौन से होंगे No, left iliac fossa में मैडम sigmoid को एक इलियोसिग्मॉइड को कोई प्रॉब्लम मीजनकाइमल हो सकते हैं ना रीजन का डाइवर्टिकुलम्स हो सकता है डाइवर्टिकुलर मैस हो ओके सकता है जी मैडम ओके सिग्माइड कोलन का मैस हो सकता है ठीक है जी मैडम ओके how will you manage what investigation you will perform in this patient Okay. Madam, baseline investigation, complete blood count with HB platelets and TLC, blood group with RH factor, virus serology, hepatitis B surface antigen, anti-HCV, random blood sugar, and urine complete for because my patient has complaint for pus nitrate and pus cells nitrate and RBCs and protein and other specific examination trans abdominal examination for endometrial thickness, myometrial echogenicity. examination Sorry, trans abdominal ultrasound मांग रही थी मैडम ओके अल्फाज को मुंह गौर से से शायद मैं पढ़ना है गलत वहां पे ऐसे नहीं करना मैडम मैंने पहले भी यही किया था ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन आपने मांगा जी पूछें क्या पूछेंगी मैडम any endometrial thickness and myometrial echogenicity and size of the uterus and any mass in the uterus and bilateral adenexa any स्कैन pathology in देने से पहले bilateral मैं आपके डीडी में फाइब्रोइड नहीं हो सकता ये मैडम मैंने बोला था यूट्राइन मैस क्योंकि साइकिल इरेगुलर था ना मैंने यूट्राइन बोला था मैस इसलिए ना बोलिए यूट्राइन मैस कोई वर्ड नहीं अच्छा होता ना अच्छा फाइब्राइन फाइब्रोइड जी बोलिए मैडम यूट्राइन फाइब्रोइड बोलिए जी ठीक है ओके मैस मैडम का सॉरी वर्ड नहीं जी होता वो फिर आपका गायनोकोलॉजिकल मैस में ही आ जाता है आप फाइब्रोइड बोलें जी मैडम जी ठीक सॉरी अच्छा मैडम जी मैडम ओके इसकी बेसलाइन के अंदर एचबी का जो है वो 8 ग्राम्स है और उसके मैडम आरबीसीज इंडिसेस जो हैं वो सारे रिड्यूस्ड हैं ठीक है माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया उसका ठीक है जी मैडम और अल्ट्रासाउंड मैडम एब्डोमेन के ऊपर फेरेटिन उसका जो राइट ओवेरियन मल्टीलोक्युलेटेड cystic solid area seen. Size is 10 into 9 into 6 centimeters. जी 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 मैडम अ, मैडम आप फाइंडिंग दे रही थी जी अल्ट्रासाउंड की वो मल्टी मल्टी कहाँ गया स्कैन एक मिनट है हाँ मल्टी सिस्टिक मल्टी लोक्युलेटेड सॉलिड सिस्टिक मैस in the right ovary 10 into 9 into 6 centimeters. Right ovary is normal, uterus is normal. No fluid in the cul-de-sac. So, any further मैडम ये लेफ्ट investigations you want? जी मैडम मैडम फर्स्ट ट्यूमर मार्कर सीरम LDH
मैडम आप देंगी, मैं बोलती हूँ। अल्फा फीटोप्रोटीन, बीटा एचसीजी एंड CA-125। बीटा एचसीजी इज नॉर्मल, अल्फा फीटोप्रोटीन इज नॉर्मल, LDH जी is मैडम। raised, CA जी मैडम। 125 is 89, LDH भी raised है उसका 120 पे आ रहा है। वन LDH 120, हम्म, 280। नहीं 220 सॉरी। ओके 220। ओके मैडम, CT abdomen pelvis। CT abdominal pelvis also shows same levels, the same findings of ultrasound. ओके मैडम। How will you manage this patient now? Okay, first of all, I counsel the patient about the diagnosis, and I involve most suspicious of any malignancy on the basis of history, examination, or investigation. First, and after complete diagnosis, after the staging laparotomy, and after the histopathology report, I offer support and very sympathetic way, and counsel about the risk factor in the patient, and I involved multidisciplinary team, and in which gynecologists, anesthetics, hematologists, histopathologists, and radiologists. After this, I consult the patient in the sensitive way and explained most probably this is highly suspicious of dysgerminoma. This is a treatable ovarian cancer, but this is my suspicious, only suspicion by our complete diagnosis after staging laparotomy and laparotomy and So what will you offer to this histopathology patient? report. And if this is, I In reassured post that staging laparotomy, जी मैडम। which surgery you will offer? Staging जी laparotomy तो आप कर रही हैं, उसमें confined to one ovary आ रहा है। मैडम इन So which जी which procedure you will offer during surgical ओके ओके मैं जी laparotomy? मैडम मैं आगे बोलने मैं आई During surgery, usually unilateral salpingo-oophorectomy with preservation of the uterus and contralateral ovary. I would explain the staging possibility, need of the if need and chemotherapy. लेकिन chemotherapy तो but first of all, I admit the patient and use 2 pint of blood. After this, I counsel on the counsel about the diagnosis, and involve multidisciplinary team, and there is the complication during surgery. And I counsel reassured that this is a treatable cause, because if this is this germinoma, it is very good and tubes and fertility preserving surgery. And I involve multidisciplinary team, and multidisciplinary team form consent. तो उसमें हम क्या करेंगे सर? मैडम आवाज आ रही है? हाँ जी आवाज मुझे आपकी आ हेलो रही है। जी आवाज आ रही है। मैडम, वो बोलूं? जी मुझे मैडम आप आपकी फर्दर स्टेजिंग स्टेजिंग उसकी स्टेज 1 है, स्टेज 1 नहीं है। हम्म What is the role of frozen section in this patient? Is there any role of frozen section in this young patient? LDH आपका कितना था? आफ्टर जी मैं काउंसलिंग एंड इन्फॉर्म कंसेंट एंड अनीमिया करेक्ट प्रोटेक्शन आई एम फ्री टेक यस 220 था, इतना ज्यादा इतना ज्यादा नहीं था ना, बॉर्डर लाइन पे आ रहा है। तो यही तो प्रॉब्लम थी, आपने उसको उफरेक्टमी ऑफर कर दी है। ठीक है। मैडम मेरी वो नेट चला गया था, मैंने 1 मिनट हम्म आपकी बात नहीं सुनी।
जी वहाँ अच्छा, फ्रोजन सेक्शन वाली बात के आगे मेरा नेट चला गया था। मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि व्हाट इज द रोल ऑफ फ्रोजन सेक्शन इन दिस पेशेंट, एज योर पेशेंट हैज अ मल्टीलोक्युलेटेड cyst, so large मैडम cyst which is symptomatic, LDH is borderline, all other tumor markers are within शांत रहना। normal, और CA 125 भी हम्म। 85 आ रहा है। सो मैडम उसमें क्योंकि अभी जी मैडम आप आपका बोल रही सी ए थी वन पहले। ट्वेंटी फाइव भी रेज्ड आ रहा है, आपका एलडीएच भी जी। बॉर्डर लाइन तो नहीं कह सकते, हाँ। 280 तक नॉर्मल रेंज होती है। तो जी। CA 125 रेज आ रहा है, यू डोंट नो अब राइट हम्म। दैट दिस इज रियली डिसजर्मिनोमा और नॉट। ठीक है। सो इतने तो मैं मुंह धोगे। इट इज अ जी। सस्पिशियस के आपका वो जो है काफी जो है वो है। बिलिग्नेंसी है। हाँ, ये malignancy है और या आप। नहीं है। ठीक है। तो जी इसलिए मैम। ये जो जी। है, इसको आपको अभी देखना पड़ेगा। ठीक है। सो देयर इज द रोल, ये जी वो मैम। पेशेंट्स जी। हैं जिसमें आपको जी मैडम। क्लियर कट पिक्चर नहीं है कि ये है या नहीं है, तो देयर इज द डेफिनेट रोल ऑफ फ्रोजन सेक्शन इन दिस पेशेंट। आप इस पेशेंट के लिए जी फ्रोजन सेक्शन की मैडम आई। अरेंजमेंट करेंगी, और फ्रोजन सेक्शन में आप जी सेक्शन भेजेंगी, पीस भेजेंगी, और उनसे पूछेंगी हमें मैडम आई। हिस्टोपैथोलॉजी बताइए। ठीक है। फिर उसके जी मुताबिक मैडम। आप सिस्टेक्टमी जी मैडम। ऑफर आई क्या टेक द क्या फ्रोजन। कर सकती हैं आप। स्टेज 1 है ना, तो सिस्टेक्टमीज भी ऑफर हो सकती हैं, वाई टू डू ऊफरेक्टमी। मैडम ओ। ठीक है। जी। यस, अगर आपको इस फ्रोजन सेक्शन में कोई ऐसी चीज डिसजर्मिनोमा जी आ रहा है, मैडम। यू कैन गो जी। फॉर, इतनी लार्ज इतनी बड़ी सिस्ट है उसमें से आपको वेरी डिफिकल्ट कि आप सिस्टेक्टमी करके तो आप ओवरी को प्रिजर्व करें। फिर वेरी इंपॉर्टेंट, बिफोर गोइंग फॉर ऊफरेक्टमी यू हैव टू सी द कॉन्ट्रालैटरल ओवरी, इज देयर कॉन्ट्रालैटरल ओवरी इज हेल्दी और सस्पिशियस लुकिंग। जी मैडम। आपने हेल्दी ओवरी का फ्रोजन सेक्शन नहीं भेजना। वो आपसे सवाल पूछेंगे फ्रोजन सेक्शन किस ओवरी का करवाओगी, तो जी बोलना है मैडम। मैडम डिजीज्ड ओवरी, हेल्दी मैडम ओवरी जिस को नहीं साइड छेड़ना। फातिमा, आज आपका ना नेट नहीं आ रहा, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही आप क्या बोल रही हैं। आप टाइप कर दें चैट में, फिर मैं वहां से पढ़ लेती हूँ। होती है ना। जी। डिजीज वाली का। हाँ, डिजीज वाली का मैडम अब आपने फ्रोजन। आगे कुछ पूछा तो मुझे लगा कि आप। जी मैडम मैंने कहा था कि डिजीज वाली का फ्रोजन सेक्शन भेजते हैं। मैं ये हाँ बोली थी। हाँ, ओके, वो आवाज शायद कट रही थी ना आपकी। ठीक है। अच्छा, अब ये मैडम क्वेश्चंस, आपके ओके क्वेश्चंस सॉरी जो सॉरी मैडम। ओवेरियन सिस्ट के आएंगे ना, वो यूं ही होंगे, एग्जैक्टली जी। ऐसे ही होंगे। ठीक है। जी मैडम अगर उसका कैप्सूल इंटेक्ट जी होगा मैडम। जब हमने उसकी लेप्रोटमी तभी तो की है। 1A है ना, तभी तो 1A है। अच्छा, फिर भी फ्रोजन सेक्शन भेजेंगे हम अगर कैप्सूल इंटेक्ट देखिए, रहेगा। कैप्सूल इंटेक्ट है, आपको अभी हिस्टोपैथोलॉजी तो नहीं पता ना, जी जी। वो तो आप स्टेज कर रही हैं मैडम ना, यू डोंट नो द ठीक है मैडम मैडम। ऐसे भी हिस्टोपैथोलॉजी। तो ठीक है अ, मैडम। मैडम ऐसे भी सेंटर्स होते हैं ना जहाँ पे आपको ऑन द स्पॉट ओटी में जो होता है वो हिस्टोपैथोलॉजिस्ट की सर्विस अवेलेबल होती है। जी जी, और वो फ्रोजन बॉक्स सेक्शन प्रोवाइड करते होता, हैं जिसमें आप ये वाली उनको ये वाली सर्जरी जो फ्रोजन सेक्शंस होते हैं ना, जब आप फ्रोजन सेक्शन की बात करते हैं, तो फ्रोजन सेक्शन का मतलब भी यही होता है कि हिस्टोपैथोलॉजिस्ट थिएटर में मौजूद है विद ऑल हिज फैसिलिटीज और थिंग्स। हाँ, और वो वहीं पंद्रह पे बीस मिनट में स्लाइड रिजल्ट बनाएगा, देते वहीं पे देखेगा। रिजल्ट देते हैं फ्रोजन तो फिर आप सेक्शंस आप जाके कहीं डब्बे में डाल के हाँ। ड्राइवर के साथ गाड़ी भेज के पैथोलॉजी लैब में नहीं जाता। फ्रोजन सेक्शन का मतलब ही यही होता है कि जी हिस्टोपैथोलॉजिस्ट और चीजें आपकी चुगताई वाले आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है। पहले होता था कि और अगर फिर हाँ, लाहौर में और अगर ग्रे मैडम गोल्ड इसमें वाले भी जो है ना अगर वो देते थे, मैडम लेकिन अब चुगताई वाले हर शहर में ये वाली सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी ने सर्जरी करनी हो तो वो लोग ये फैसिलिटी आप, क्योंकि ये जाहिर बात है आप कोई इमरजेंसी तो सर्जरी करेंगे नहीं, आपने प्लान करनी है। तो फिर जब प्लान करेंगे तो ऑलवेज प्लान सच टाइप ऑफ सर्जरीज विद फ्रोजन सेक्शन अवेलेबिलिटी। ठीक है। फातिमा, ये और अगर गंगा मैडम राम के अंदर ये इसमें फैसिलिटी पॉजिटिव मौजूद है अब।
हाँ, और मैडम अगर पॉजिटिव आता है तो फिर हम उसी टाइम उसकी पेल्विक क्लियरेंस भी करेंगे, वो मेंटल बायोप्सी भी लेंगे, पेरिटोनियल वो फिर हम वॉशिंग्स भी फुल लेंगे, सब स्टेजिंग कुछ वहीं पे करेंगे हम। करेंगे, वो फुल स्टेजिंग फिर उस जी पर मैडम, डिपेंड वहीं पे। करता है कि आपकी फ्रोजन सेक्शन क्या कहता है। ठीक है, तो सच अ यंग पेशेंट, अनमेरिड गर्ल, LDH भी बॉर्डर लाइन है, CA 125 भी बॉर्डर लाइन आ रहा है। अभी यू डोंट नो अबाउट द एग्जैक्ट पैथोलॉजी, वैसे ये डिसजर्मिनोमा ही था। ठीक है, स्टेज 1 डिसजर्मिनोमा था। ठीक है, चलें अब अगला सवाल आपके पास आ गया। जी। मैं पूरे हाउस से ही पूछ रही हूँ, सिर्फ फातिमा से नहीं, क्योंकि उनकी जी आवाज मैडम। आ रही। तो क्वेश्चंस ये जी मैडम। जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ये आपके वाइवा क्वेश्चन है, ये ऐसे ही पूछे जाते हैं अगर इस तरह का कोई केस आता है। ठीक है, अच्छा जी, आपने उसकी परफॉर्म कर दी, फ्रोजन सेक्शन आया और उसमें डिसजर्मिनोमा आ गया, आपने उसकी उफरेक्टमी कर दी और हिस्टोपैथोलॉजी जी भेज दी। नाउ यू वांट एक्टिव सर्विलेंस, हाउ विल यू डू द एक्टिव सर्विलेंस? मैडम, जब वो पेशेंट की नेक्स्ट हम वो फॉलोअप पे रखेंगे, क्योंकि वो फर्स्ट जो 2 ईयर होते हैं उसमें ना बहुत हाई चांस है कि वो हम्म रिलैप्स हो जाए, 20% चांस है। हम्म तो हम्म इसलिए हम जब भी पेशेंट आएगा हम उसकी हिस्ट्री लेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, अल्ट्रासाउंड करवाएंगे और ट्यूमर मार्कर करवाएंगे। ट्यूमर और फर्स्ट मार्कर में से मतलब कौन टू सा ईयर तक ट्यूमर हम उसको मार्कर क्लोज कराएंगे? फॉलोअप। मैडम, LDH, CO 125। LDH अगर डिस्टेंट, LDH कराएंगे, वेरी LDH। गुड वेरी गुड। ठीक है, अच्छा, अब जी नाउ इज मैडम। टॉकिंग टू द व्हाट अबाउट एडजुवेंट कीमोथेरेपी। So in this मैडम, germinoma, will पेशेंट you क्योंकि provide at stage 1A this germinoma? जी Will you give adjuvant chemotherapy? मैडम नहीं, हम अगर पेशेंट वो फर्टिलिटी प्रिजर्व करना चाहती है तो हम एडजुवेंट कीमोथेरेपी नहीं देंगे, क्योंकि उसके साथ साइड इफेक्ट्स हैं। क्योंकि उसमें ऑटोटॉक्सिसिटी होती है, हेयरिंग लॉस हो जाता है और नेफ्रोटॉक्सिसिटी है। उसके अलावा इसमें वो अगर ओवेरियन प्रिजर्व भी नहीं, 3% चांस है कि वो गुनेडन। डिसजर्मिनोमा जी में आपने एडजुवेंट कीमोथेरेपी का क्या रोल है? मेरा सवाल ये है। नॉन एपिथेलियल मतलब। ओवेरियन कैंसर है ना डिसजर्मिनोमा? जी मैडम। एक्टिव जी। सर्विलेंस तो आप रख रहे हैं। व्हाट इज द रोल जी। ऑफ एडजुवेंट कीमोथेरेपी? मैडम, इसके ना साइड इफेक्ट ज्यादा है। ओवेरियन रिजर्व को ये इनकी 3% चांस है कि ओवेरियन रिजर्व को ये डैमेज करे। इसलिए अगर हमने इसको देनी भी हो तो हम पेशेंट को पहले उसकी सारी काउंसलिंग करते हैं, उसके साइड इफेक्ट बताते हैं, और साथ ही अगर करनी हो तो क्रायो प्रिजर्वेशन पहले करते हैं, यस, फिर उसको कीमोथेरेपी, आप दे फिर सकते हैं, कीमोथेरेपी। बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि अगर रिस्क है उसके अंदर तो आपने इसको सिस्प्लाटिन, इटियोपोसाइट, बीप एक होती है, ब्लियोमाइसिन, ये 3 चीजें आप उसको दे सकते हैं, ब्लियोमाइसिन। बट देयर इज द रोल ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, जी मैडम। तो इसमें आपने ये बात जरूर बोलनी है कि अगर आपने कीमोथेरेपी देनी है तो फिर आप उसको क्रायो प्रिजर्वेशन की बातें करेंगे। ठीक है, और अगर जी मैडम। उसमें पहले तो आप उसको साइड इफेक्ट तो बाद में बताएंगे ना जब हमने देनी है। पहला सवाल आपसे ये जी पूछा मैडम। जाएगा, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जो होते हैं ना, वो आप इसको बीप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, जी मैडम। ठीक है, अंडर 40 है ना, तो इसके अंदर आपने एडजुवेंट कीमोथेरेपी रिजीम्स आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, उसमें यही आती है, टिपोसाइड, सिस्प्लाटिन ब्ली और ब्लियोमाइसिन, जी। टिपोसाइड और सिस्प्लाटिन। बीप आप देते हैं लेस देन 40 पे, और 14, ईप सिर्फ 14 देनी है आपने अगर अबव 40 पे। ठीक है, मोर देन 40 पे। और फिर जी आपने मैडम। वहां पे बात करनी है कि आप अपनी जो है वो फैमिली कंप्लीट करें, और उसके बाद आप अपनी क्लियरेंस सर्जरी करवाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर। जी ठीक मैडम। है? जब आपने काउंसलिंग करनी है तो काउंसलिंग के अंदर आपने ये बात करनी है कि यार आप अपनी फैमिली कंप्लीट करें और उसके बाद अपनी क्लियरेंस सर्जरी करवाएं, क्योंकि इसका ये है, दे हैव अ वेरी हाई रिस्क रिकरेंस के रिकरेंस है। रिलैप्स हो ठीक है ना, सकती है, रिलैप्स इसका बहुत ज्यादा 20% है। चांस है। इवन 1A के अंदर भी 20% रिलैप्स है डिस्टर्मिनोमा का। जी। ठीक है, लेकिन क्योंकि जी रिलैप्स मैडम। होता है डिस्टर्मिनोमा के अंदर, 1A के अंदर भी, तो यहाँ पे हमें इनको सॉल्वेज कीमोथेरेपीज देनी पड़ती हैं। सो जब हम कीमोथेरेपी देंगे तो हम उनसे क्रायो प्रिजर्वेशन की बातें करेंगे,
और उनको करेंगे कि आपकी चूंकि एक ओफरेक्टमी हो चुकी भी है, तो आपकी प्रीमेच्योर दूसरी ओवरी में भी मेनोपॉज 1 ईयर अर्लियर हो जाता है इनमें, ठीक है। सो उनको हम यही कहते हैं, एक्टिव जी सर्विलेंस पे तो आप रहेंगी, लेकिन आप अपनी फैमिली कंप्लीट करें और अपनी कंप्लीट क्लियरेंस सर्जरी करवाएं, ठीक है। जी मैडम। सो ये ही आपसे इसी तरह से ही सवाल किए जाएंगे। मैं अब आपसे शेयर करती हूँ टोग आर्टिकल। और अभी अच्छा, अब मैं हिस्ट्री पे आती हूँ आपकी पहले, ठीक है। जी जी मैडम। सबसे पहले जी हिस्ट्री मैडम। पॉइंट में जो है ना, आपने अपना बायोडाटा थोड़ा आधा छोड़ दिया, ठीक है। अच्छा। अ, उसको जी आपने साइकिल के बारे में पूछना था थोड़ा सा और आपने साइकिल का कंपैरिजन उसने बताया, लेकिन आप इरेगुलरिटीज में ज्यादा फंस गई। वो आप अपने ही सवालों में अपने आप को ही उलझा रही थी, ठीक है। सो उसको जो है वो आपने थोड़ा बेहतर करना है कि जी आप बड़ी क्लियर कट सवाल पूछें। बार बार आप एक ही सवाल पूछ रही थी और बड़ी लंबी वो चली गई थी, कम से कम वो 1-1.5 मिनट पे इरेगुलरिटी की बातें चली गई थी, ठीक है। सो थोड़ा जी उसको ऑर्गेनाइज जी करें मैडम। कि इरेगुलरिटी जब आपने एक दफा पूछ ली है कि कितने दिन होती है, हैवी हम्म, होती है, नहीं होते, पैड्स के बारे में आपने नहीं पूछा कि कितने पैड्स आपके यूज हो रहे हम्म, थे, ठीक है। और पहले जो जी कंपैरिजन मैडम। पूछा था वो HMB उसने कहा भी, तो आपने HMB को थोड़ा सा उसमें डिटेल में पूछना था, ठीक है। ठीक है मैडम। जी उसके मैडम। बाद आपने एब्डोमिनल स्वेलिंग को पूछा, उसकी प्रेशर सिम्टम्स को पूछा, उसके ऑनसेट को पूछा, उससे एसोसिएटेड पेन पूछा, लेकिन आपने एसोसिएटेड वेजाइनल डिस्चार्ज नहीं पूछा। आपने ट्यूबो ओवेरियन मैस तो पूछ लिया, जी DD में तो बना लिया, लेकिन जी यहाँ पे आपने वेजाइनल डिस्चार्ज की बातें नहीं की, ठीक है। ठीक है मैडम। जी फिर ये मैडम। कोई ट्यूबरकुलस मैस हो जी सकता है, तो आपको हिस्ट्री में वेट लॉस हम्म, फीवर के बारे में बात करनी चाहिए थी, ठीक है। ठीक है या कोई हिस्ट्री ऑफ मैडम। वो कॉन्टेक्ट वेट टीबी। लॉस का कहा था, उसने कहा था मेरा वेट इंक्रीज हो रहा है। मैंने वेट लॉस और लॉस ऑफ एपिटाइट वो सब वेट मैंने लॉस कैंसर के वेट सेल्स लॉस में पूछी तो थी। एक वेग है ना, वो मेलिग्नेंसी में भी आ जाता है, और जी लेकिन टीबी का भी हमने रूल टीबी आउट में भी करना आ है। जाता है। तो एक स्पेसिफिकली आपको, या तो आप जी पूछते मैडम। हैं आपको पहले कोई टीबी वगैरह का मसला तो नहीं है, ठीक है। पास्ट मेडिकल जी हिस्ट्री में मैडम आप ये। पूछ लेना कोई ब्लड प्रेशर शुगर किसी किस्म की कोई बीमारी तो नहीं है, ठीक है। जी और मैडम। ये जी दो मैडम। चीजें आपकी ना इसमें मिस हुई थी, ठीक है। एक्सक्यूज मी डॉक्टर वेरी कुरत। इंपॉर्टेंट ये दोनों। डॉक्टर कुरत, एक्सक्यूज मी। हम्म। मैडम, ये टीबी आप बोल रही हैं, तो हम ट्यूबरक्लोसिस में इतनी ज्यादा हैवी इरेगुलर ब्लीडिंग होती है? हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, रेगुलरिटीज के साथ आती हैं टीबी के पेशेंट्स, आते हैं, HMB के साथ भी मैडम आते हैं, इरेगुलरिटीज के मैडम साथ भी आ सकती हैं। मैडम, मैंने जो था वो ये डॉक्टर हेरा ने ही अपने लेक्चर में बताया था कि टीबी जो होता है वो इनिशियल स्टेज पे जो होता है, अगर जेनाइटल ट्रैक्ट टीबी है तो एंडोमेट्राइटिस वगैरह है, तो वो उस वक्त जो होता है इनिशियली हैवी ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करता है, लेकिन क्रॉनिक टीबी में जो है वो आपको स्पॉटिंग और ओलिगोमेनोरिया मिलता है। आपका पेशेंट ने क्या कहा था मुझे, पहले हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग थी, अब इरेगुलर ब्लीडिंग है। हम्म। सस्पिशन सही। आ गया ना। उसने कहा कि मुझे पहले हम्म। माहवारी तो हमेशा तेज आती थी, लेकिन अब मेरी 1 साल से माहवारी खराब हो गई है, कोई पैटर्न ही नहीं रहा, हाँ। ठीक है। तो यहाँ पे सस्पिशन इस चीज का, आपकी अपनी बात ही उसको इंडोर्स कर रही है कि वो टीबी हो सकती है। कॉमन चीजें देखनी चाहिए ना, डिस्टर्मिनोमा पे जाने से पहले मुझे कॉमन चीजों को पहले भी देख लेना चाहिए ना, ठीक है। टीबी इज वेरी कॉमन इन आवर सेटअप्स, ठीक है। और वो सिस्टिक एक मैस भी आ रहा है, चले वो एक वेग है, वो तो हम नहीं कह सकते कि सिस्टिक है नहीं है, ठीक है। बट टीबी को अपने जहन में जब इस तरह का कोई मैस आए, यंग गर्ल्स हों, तो टीबी को रखें आप। अभी एक और केस है, वो भी बड़ा मजे का था केस है, वो भी इसी तरह से ही है। सारे यंग गर्ल थी, उसको सारे सस्पेक्ट यही कर रहे थे, इवन वो हमने केस डिस्कस किया आपस में, ठीक है। और फिर जिस लड़की ने, मतलब जो हमारी पार्टनर थी, उसने केस देखा था जाके निश्तर में, तो उन्होंने फिर वहां जाके वो दोबारा गई, उन्होंने कहा सर आप इसको हमने मैडम नाहीद के साथ ही डिस्कस किया, तो हमने उसको सीए बनाया हुआ था, क्योंकि वहां वार्ड में उसको सीए सब बना रहे थे, और उसकी स्टेजिंग लेप्रोटमी होने लगी थी। हमने डॉक्टर नाहीद के साथ ये केस प्रेजेंट किया, डॉक्टर नाहीद ने हमें कहा तुम लोग टीबी क्यों नहीं सोच रहे।
और फिर हम वो जो जिन्होंने केस लेकर आई हुई थी वो गई वार्ड में, उन्होंने वहां पे डिस्कस किया कि सर आप इसको टीबी की लाइन पे क्यों नहीं सोच रहे। फिर उन्होंने उसको टीबी की लाइन पे किया, उसको एटीटी पे डाला और उसको घर भेज दिया। उसकी स्टेजिंग लेप्रोटमी नहीं हुई, वो ओवेरियन मैसिस के साथ आई हुई थी, पेन और इसी तरह इरेगुलर साइकिल के साथ। तो कहने का सिर्फ ये मकसद। मैडम इस पेशेंट में डिफरेंशियल में हम डर्मोइड रख सकते हैं? हाँ रख सकते हैं, लेकिन आपको जब ट्यूमर मार्कर आ गए तो वो निकल गई ना। जब आपसे हिस्ट्री में पूछा, वो मैं भी डी आ रही हूँ उनकी डीडी पे, इनकी डीडी काफी शॉर्ट थी वो। ठीक है, तो बाकी एग्जामिनेशन ठीक था, जाहिर बात है अनमेरिड है तो हमने उसका लोकल एग्जामिनेशन नहीं मांगना। ठीक है, सिर्फ हम लिम्फ जी नोड के मैडम। बारे में जरूर बात करेंगे। प्रेशर सिम्टम्स के लिए हम वेरिकोसिटीज और पीडल एडीमा देख लेंगे। ठीक है, जी मैडम। समटाइम्स इस तरह के ओवेरियन मैसेज जो है वो वेरिकोसिटीज भी यंग गर्ल्स में भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रेशर सिम्टम्स के साथ। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट जी मैम। चीज मैंने नहीं बताई और आप लोगों ने भी नहीं पूछी, फातिमा ने भी नहीं उसको देखा। प्रेशर सिम्टम्स में आपने किडनी जरूर देखना है। हाँ जी। जी मैडम। हाइड्रोनेफ्रोसिस के बारे में ये जरूर तो पूछना है। अगर आपने मैंने आप टीवीएस आपने एब्डोमिनल स्कैन पूछना, आपने केयू भी मांगा ही नहीं, मैं क्यों दूं आपको। जी ठीक है, तो सही जब कह रही भी हैं वो मैडम आप। सिस्ट दें, सिस्ट के फौरन बाद आप पूछिए कि इज देयर एनी प्रेशर सिम्टम ऑन यूरेटर और किडनी, हाइड्रोनेफ्रोसिस, हाइड्रो
जी। अच्छा, तो डीडीज में आप ये बिल्कुल फाइब्राइड रखेंगे। और अभी जी चैट में मैडम। किसी ने लिखा हुआ था डीडी। एक मिनट। किसने, हाँ एक मिनट, पहले क्लियर नहीं, डीडी किसने ऊपर बताया अभी? किसी एक ने बड़ा डॉक्टर अच्छा गुरत मैंने डीडी लिखे लिखा। हुए थे डीडीज। हाँ बताओ क्या मैडम लिखे मैंने थे भी डीडी? बताया था ना, डर्मोइड बताया था ना, हाँ डर्मोइड और हाँ ये लिखे हुए हैं, देखो ना। फाइब्राइड एडिनोमायोसिस, एडिनोमायोसिस तो ना डालो, क्योंकि यूट्रस उन्होंने नॉर्मल दे दी लेकिन ये बीच में डाल सकते हैं वो सिस्ट। अब मैस आपका साइड पे आया हुआ है ना, सेंट्रल मैस नहीं है, और लोअर लिमिट रीचेबल है। एडिनोमायोसिस में लोअर लिमिट रीचेबल नहीं हो सकती, ठीक है। और नॉन मेलिग्नेंट के अंदर आपके डाइवर्टिकुलस आ सकते हैं, आईबीएस में भी आ सकती हैं कोई, ठीक है। मीजनकाइमल सिस्ट हो सकती हैं नॉन उसके अंदर, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट जी चीजें हैं, मैडम। ठीक है। डॉक्टर अच्छा, गुरत प्रेगनेंसी रख सकते हैं इसमें सबसे लास्ट पे? अनमेरिड है मेरी जान। 10 दिन पहले वो उसको पीरियड आए थे। वैसे भी अनमेरिड है ना, LMP आप क्यों लास्ट उसमें 10 डेज प्रेगनेंसी पे। डाल रही हैं बेचारी के अंदर? उसका करेक्टर तो ढीला ना करें। अनमेरिड लेकिन लड़की है, ट्वेंटी। मैडम आप कह रही हैं कि अनमैरिड है, लेकिन जब कोई पढ़ा रहे होते हैं तो कहते हैं भले अनमैरिड हो, डू पीटी, रूल आउट प्रेगनेंसी नहीं इवन नहीं इन अनमैरिड ऑल्सो। नहीं नहीं, वो कुछ हिस्ट्री हो ना, कुछ ऐसे सस्पिशियस टाइप हिस्ट्री हो, तो व्हाई यू वांट अ प्रेगनेंसी, ठीक है। एलएमपी 10 दिन पहले वो कह रही है आई है, तो व्हाई यू वांट एन एलएमपी, यूपीटी। ए मिनोरिया का स्पेल थोड़ी चल रहा है उसका। आवाज आ रही है? हेलो जी, अब आ रही है। पहले बंद हो गई थी। ये कहाँ पे चल रहा है? मेरा ख्याल है नेट मेरा स्लो हो गया था। एक मिनट, ये कहाँ से चल रही है? क्या चल गया? जी। हेलो। जी मैडम, आप डीडीज बता रही थी। हाँ ठीक है। सो अब जी। शॉर्ट्स ही जी रखें, मैडम। लेकिन अच्छा। इम्पोर्टेंट जी। गायनोकोलॉजिकल नॉन गायनोकोलॉजिकल में डिवाइड कीजिए। उसमें ओवेरियन कीजिए, फाइब्राइड कीजिए, और टीबी मैस रखी, टीओ मैस आपने रखा। वो बाकी फातिमा ने ठीक बताए थे चीजें डीडी में। सिर्फ एक डर्माइड को आप थोड़ा नाम ले लें, क्योंकि यंग पेशेंट है, मोस्ट कॉमन है। जी। तो वो आपको सॉलिड सिस्टिक एरियाज भी आ रहे हैं। हाँ, आपकी ट्यूमर मार्कर्स जो हैं वो बाद में आपको डिफरेंशिएट कर देंगे, इट इज नॉट वो, ठीक है। थोड़ा सा ये डिस्टर्बिनोमा की तरफ जा जी रही थी, मैडम। लेकिन एलडीएच को बहुत ज्यादा रेस्ड भी नहीं था। और बॉर्डर लाइन सीए 125 भी बीच में आया हुआ था, ठीक है। तो यस, आप इसको प्रिपेयर करेंगी, पहले मैडम कि काउंसलिंग ये जो करेंगी। ये होते हैं, मैडम एक बात पूछ लूं? जी जी, पूछे फातिमा। आवाज नहीं आ रही आज फातिमा की ना क्लियर। मैडम ये डर्माइड जो जो सिस्ट होती है, क्या ये इतना बड़ा इनका साइज होता है? बहुत बड़ी बड़ी 15-15 सेंटीमीटर्स की भी होती हैं। हमने 15 सेंटीमीटर, मैंने खुद डर्माइड सिस्ट निकाली हुई है। वो अब हमने तो खैर वैसे उसको हम मीजन काइमल सिस्ट समझ के हमने उसको मिड लाइन खोला था। हम्म। और वो थी कोई 25 सेंट उसका, मतलब वो गई हुई थी अब्लाइकस से ऊपर। 36 वीक साइज उसका था, हुआ अच्छा। था। इतनी बड़ी वो सिस्ट थी, बड़ी मुश्किल से हमने निकाली थी। मैडम एक और बात पूछनी है। मैडम मेरे। अ, मैडम ये जैसे पेशेंट है, यंग पेशेंट है, अनमैरिड है, इसका फर्टिलिटी का ज़्यादा इशू है, जो हमें कंसिडर करना है जी। फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन, तो हम इस पेशेंट को पहले लेप्रोस्कोपिकली नहीं इवेल्युएट कर सकते बिल्कुल, वो अब यही कि मैं हम आपको कहने लगी थी कि जब मैनेजमेंट पे हम आ रहे थे कि हम बजाय इसके कि एक बॉर्डर लाइन केस हमें चल लग रहा है, तो हम इसको ऑफर कर सकते हैं लेप्रोस्कोपी भी। बजाय ये कि हम लेप्रोटमी ऑफर करें, 10 सेंटीमीटर तक की हम एक्सपर्टीज अवेलेबल हों, तो की भी जा सकती है लेप्रोस्कोपी। बट अगेन इट 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 इज अंडर डिस्कशन, और ये आपकी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम ही डिस्कस करेगी। आइदर वी गो फॉर द लेप्रोटमी और वी गो फॉर द लेप्रोस्कोपी इफ एक्सपर्टीज एंड फैसिलिटीज फॉर सच सर्जरीज आर अवेलेबल।
और मैडम हाँ इसमें हम ये भी तो कह जी सकते हैं ना कि हम स्टार्ट करें लेप्रोस्कोपी से, हम फ्रोजन सेक्शन लें, और अगर हमारे पास उसकी जो रिपोर्ट आती है वो बॉर्डर लाइन या हाँ, मैलिग्नेंट जब हमने आती है, तो वी फ्रोजन कैन सेक्शन और कन्वर्ट टू। एलडीएस पे आना है ना, फिर हमारे लिए हम हमारे सेटअप्स के अंदर यूजली लेप्रोटमीज ही हो रही हैं, लेप्रोस्कोपीज नहीं हो रही हैं। ओके मैडम। ठीक है। लेकिन अब जो ट्रेंड शुरू हुआ है 2025 के बाद, जब से गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी गवर्नमेंट सेटअप्स में आना शुरू हुई है, लेप्रोस्कोपीज आना शुरू हुई हैं, तो फिर हो सकता है कमिंग ईयर्स के अंदर वो चेंज हो जाए। नहीं जवेरिया, जो कुछ एक्सपर्टीज होते हैं वो इतनी सिस्ट को निकाल लेते हैं। एक्सपर्टीज, यस, बॉर्डर लाइन हमें जो किताबों में मिलता है वो 7 सेंटीमीटर है, लेकिन ये देखे ना 10 × 9 × 6 सेंटीमीटर की थी, तो इट्स नॉट दैट मच। और वो अभी नीचे ही है, अम्बलाइकस से नीचे हमने पोर्ट ऊपर से डालनी है, तो एक्सपर्टीज निकाल लेते हैं इस तरह की लेप्रोस्कोपी में। ठीक है। तो काउंसलिंग आ जाएगी, काउंसलिंग के अंदर आपने बहुत ज्यादा भी इसको डराना नहीं है कि वो यंग भी है। यस, आपने एक बड़ी मोहतात किस्म की करनी है। जो मैंने आपको पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट ऑफ ओवेरियन सीए का भेजा है ना, उसको जरूर पढ़ें। उसको पढ़ने के बाद आपको पॉइंट समझ आएंगे कि मैंने काउंसलिंग कैसे करनी है। जी मैडम। ठीक है। सो वो जरूर पढ़िएगा। हाँ, अभी कंफर्म नहीं है ना, तो हम लेप्रोस्कोप यही बात हम कर रहे डिस्कस कर रहे हैं ना कि यस वी कैन गो फॉर सच के लिए, लेकिन हम अभी लेप्रोटमीज ही कर रहे हैं इसके लिए ना, इतनी सिस्ट के लिए। तो यस, फिर आपका डिसीजन होगा कि आपने उसको फेनेंस्टील खोलना है या मिडलाइन खोलना है। इट डिपेंड्स अगेन। तो अभी वो नीचे ही है, तो हम इसको फेनेंस्टील भी खोल सकते हैं, नॉट नेसेसरीली कि हमने वो करना है। फिर अगेन आपकी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम आएगी, टीम के अंदर आपका गायनकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आएगा या गायनाकोलॉजिस्ट अभी आएगी। ठीक है, जनरल गायनाकोलॉजिस्ट। फिर उसके अलावा आपकी मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आएंगे, साइकोलॉजिस्ट आएंगे, ये सब आएंगे। ठीक है। और फ्रोजन सेक्शन हिस्टोपैथोलॉजिस्ट आप करेंगे, और यहीं पे मल्टी डिसिप्लिनरी टीम करेंगे अरेंजमेंट फॉर द फ्रोजन सेक्शन। यही ये मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का एक पार्ट होगा फ्रोजन सेक्शन, जो हिस्टोपैथोलॉजिस्ट फ्रोजन सेक्शन के साथ आपको फैसिलिटेट करेगा। ठीक है। आपने ओपन किया, आपने ऑब्जर्वेशन की, आपने सबसे पहले डिजीज ओवरी देखी, उसके बाद आपने कॉन्ट्रालेटरल ओवरी देखी। कोई जी भी मैडम। डिसीजन आपने सर्जरी का करना है, उसमें आपने बोलना है कि आई विल लुक एट द कॉन्ट्रालेटरल ओवरी, इज इट हेल्दी और इट इज डिजीज्ड। If it is healthy, we can offer and frozen section of the disease ovary, and then further decision depend upon the frozen section. अगर वो एग्जामिनर आपको कहती है जी डिसजर्मिनोमा आ गया है, व्हाट विल यू डू? ठीक है। सो आई विल गो फॉर द ओफरेक्टमी। उसकी जस्टिफिकेशन दे दो कि कॉन्ट्रालैटरल ओवरी इज हेल्दी, सो वी द डिसजर्मिनोमा रिलैप्सेस इज वेरी हाई विद इन 2 years, so I will go for the oophorectomy as the other ovary is healthy. I will counsel in post-operatively after this active surveillance with follow-up 3 monthly on examination and TBS scan or pelvic scans or tumor markers. Then I will offer her patient to complete her family and do for the radical surgery after the completion of family. If there is a need of neoadjuvant chemotherapy in the form of bleomycin, etoposide, or cisplatin, then I will offer the patient cryopreservation of the eggs. ठीक है। इस जी तरह से मैडम। आपने इस डिस्कशन को लेकर चलना है। जी, कोई और ऐड करना चाहते हैं मैनेजमेंट के जी अंदर? फिर हम एक दफा टॉक पे भी नजर मार लेते हैं। मैडम मुझे क्वेश्चन पूछना है। जी पूछिए। मैडम एडजेवेंट कीमोथेरेपी में और न्यू एडजेवेंट न्यू कीमोथेरेपी में क्या एडजुवेंट जो फर्क होती है वो होता है? विदाउट सर्जरी होती है। एडजुवेंट होती है जो आपने साथ कोई और ट्रीटमेंट दिया और फिर एडजुवेंट कीमोथेरेपी दी है। न्यू एडजुवेंट का मतलब है यानी जो न्यू न्यू एडजेवेंट जो होती है वो वो प्राइमरी फर्स्ट लाइन, कीमोथेरेपी वो होती है? फर्स्ट आपने एक पेशेंट है आई है, आपने उसको कुछ भी ऑफर नहीं किया, आपने कहा कि कीमो लगवाओ, दिस इज न्यू एडजुवेंट। अच्छा। और एडजुवेंट होती है आपने कोई और, जैसे आपने सिस्टेक्टमी कर दी है और अब आप उसको एडजुवेंट कीमोथेरेपी दे रहे हैं। न्यू सही एडजुवेंट है, ये अब है कि समझ आपने गई। सर्जरी नहीं की, प्री ऑपरेटिवली कर लो, या कोई भी, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो सर्जरी ही हो, कोई और ऑप्शन हो ट्रीटमेंट की,
ठीक है। तो उसमें न्यू एडजुवेंट का मतलब है कि आपका फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ही कीमोथेरेपी था। मैडम कार्बोप्लेटिन और पैक्लिटैक्सेल जो है वो एज अ फर्स्ट लाइन एजेंट यूज होते हैं? जी जी बिल्कुल। जी क्या होते हैं, सॉरी आसिया क्या पूछा आपने? मतलब हम फर्स्ट लाइन कीमोथेरेपी लाइक न्यू एडजुवेंट में कार्बोप्लेटिन और सिस पैक्लिटैक्सेल की कॉम्बिनेशन दे सकते हैं नहीं एज अ इसमें न्यू नहीं है, ये एडजुवेंट? ये ये इसमें नहीं होती, इसके अंदर का पैक्लिटेक्सेल नहीं है, वो एपिथेलियल के अंदर है। अच्छा। इसके अंदर वो पीसीटी नहीं आते। इसके अंदर ये ब्लियोमाइसिन आते हैं, इटोपोसाइड्स होते हैं, और ये आते हैं सिस्प्लाटिन। अ, हाँ, तीसरा आपने बताया सिस्प्लेटिन। ठीक है मैडम। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। मैम इसके ट्रीटमेंट के अंदर हम लोगों ने पहले फ्रोजन सेक्शन करना है, अगर वो हमें ओवरी जो है वो डिजीज लगती है तो फिर हम इसकी सिस्टेक्टमी करेंगे या यूनिलेटरल अगर सल्पिंजियो ओफ्रेक्टमी डिसजर्मिनोमा है करेंगे? ना, डिसजर्मिनोमा है, फिर बेटर है कि आप जी। उफरेक्टमी करें। लेकिन अगर कोई और डर्मोइड सिस्ट आ जाती है तो सिस्टेक्टमी कर दो। फिर तो वो बिनाइन है ना, फिर उसको तो और हम नहीं देखेंगे। या अगर कोई एपिथेलियल सिस्ट आ जाती है, सीरस आ जाती है, म्यूसिनस आ जाती है, और अभी सिर्फ इतनी है, तो उसमें आप सिस्टेक्टमीज ऑफर कर सकते हैं। बट डिसजर्मिनोमा अगर आ रहा है तो फिर उसमें सिस्टेक्टमी इज डेंजरस। आप बचा भी नहीं पाएंगे 10 सेंटीमीटर की सिस्टेक्टमी में ओवरी, क्योंकि आपने स्पेल तो नहीं करना ना। ठीक है। ठीक है तो मैम। फिर उसमें आपकी वेरी डिफिकल्ट कि आप विदाउट स्पिलेज सिस्टेक्टमी करें। समझ आ रही है बात की? जी मैम। डॉक्टर कुरत डॉक्टर हम्म कुरत मैंने एक पेशेंट देखी थी कुछ अर्सा पहले। वो प्राइमी ग्रेविडा थी, उसने नेचुरली कंसीव किया था। तो जब मैंने उसकी हिस्ट्री ली, उसने मुझे बताया कि उसको टीन एज में उसको डिसजर्मेनोमा था, और उसके बाद उसने सर्जिकली वो एक तो रिमूव करवाया, और उसके बाद फिर उसने 3 साइकिल्स लिए कीमो के। हम्म। और उसके बाद फिर उसको कोई रिलैप्स नहीं हुआ। फिर अब उसने सक्सेसफुली उसने नेचुरली उसने कंसीव भी कर लिया। तो ये उसकी ये मतलब मैंने हाँ देखा था एक पेशेंट। मेरी बड़ी तो क्लोज फ्रेंड है, वेरी क्लोज फ्रेंड। उसको अनमेरिड लाइफ के अंदर ये हुआ था। अब उसकी 2 बेटियां हैं। इवन जब उसकी शादी हुई थी, तो जो उसके पार्टनर था उसको ये सब ही बातें पता थी। उसने अपने पार्टनर को ये सब बातें बताई हुई थी। उसने कहा कोई बात नहीं, हमारी औलाद नहीं भी होगी तो हम अडॉप्ट कर लेंगे। तो इस तरह की स्टोरीज और अवेलेबल है, डॉक्टर बिल्कुल कुरैशी है। डिसटर्मिनोमा आपका अच्छा भी जा सकता है। हाँ। लेकिन ये सब उसने उसकी जब बेटियां होगी, 2 बेटियां, तो उसने अपनी क्लियरेंस सर्जरी करवा दी थी। 35 एज में जाके उसने अपनी क्लियरेंस सर्जरी करवा ली हुई है। यस, ये पॉसिबिलिटीज यानी हैं। आप सीजर। एक्टिव सर्विलेंस के साथ अगर कोई चलता जा रहा मैडम है और रिलैप्स नहीं हो मैडम रहा है, डॉक्टर देखिए हिरानी। रिलैप्स के चांसेस 20% है ना, 80% तो नॉर्मल भी रह सकता है। मैडम ये जो सिंगर थी ना नाजिया हसन, इसको भी हम्म। हाँ होते वेरिएंस हैं ये इस था तरह की, ये जो नॉन और एपिथेलियल्स हैं इनके। और उसकी जब और उसका बेटा हुआ था ना, तो उस वक्त बताया था डॉक्टर्स ने उसको एट द टाइम ऑफ सिजेरियन कि उसको ओवेरियन पैथोलॉजी है और फर्दर सेक्शन पे आई थी मैलिग्नेंट। लेकिन उसने जो था वो क्लियरेंस रिफ्यूज कर दी थी और उसके 2 साल बाद उसकी डेथ हो गई थी। हाँ वो एक अलग बात है। लेकिन क्लियरेंस ऑफर आपने जरूर ऑफर करनी है और करवा लेनी चाहिए। जब आपकी वंस आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई है तो फिर इसमें नहीं रहना चाहिए कि मैं ना कराऊं, बच्चे तो मेरे हो गए। वो हो जानी चाहिए एट सम स्टेज ऑफ लाइफ में। ठीक है। हाँ डॉक्टर कुरैत, एक चीज पूछनी है कि अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन में हमें एलडीएच बहुत ज्यादा हाई दिया होता, लाइक 600 700, तब भी हम लोग इसी मैनेजमेंट के अलोंग बिल्कुल जाते कि हम लोग लाइक बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हम ही डायरेक्ट उसके चलेगा। अंदर नहीं करते, मतलब फिर डायरेक्टली उसको उसमें ये कि डिसजर्मिनोमा लेबल उसमें, करते। हाँ उसमें ये ऑफर हो सकती थी कि हाईली सस्पिशियस ऑफ डिस्टर्बिनोमा। बस जुमला ही चेंज होना है आपका। लेकिन फिर भी हम मतलब ओवरीज को पहले इंस्पेक्ट करेंगे, फ्रोजन सेक्शन बिल्कुल भेजेंगे, उसके बिल्कुल बाद करेंगे। बिल्कुल आपको ठीक है। टिश्यू डायग्नोसिस ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। ऑलवेज ओवेरियन के अंदर आपकी टिश्यू डायग्नोसिस और टाइपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट।
डॉक्टर कुरैत, ये जो आप बता रही है ना क्लियरेंस सर्जरी, इसमें आपकी यूट्रस एंड ओवरीज सब रिमूव होंगी ना? हाँ, इसमें समटाइम्स आपके नोट्स भी कुछ निकाले जाते हैं। ठीक है, तो हम मैडम जब स्टेजिंग में भी हम ये तो वही करते करते हैं। हैं। हम्म। क्लियरेंस सर्जरी में जी भी सब कुछ डॉक्टर निकालना है ना, जब आपने वो साइटोरिडक्टिव और डीबल्किंग वो सारी इसी में आती है ना, जो हमने तो कल पढ़ी हैं, इसकी वो क्लियरेंस इसकी सर्जरीज हैं। जस्टिफिकेशन, जी इसकी जस्टिफिकेशन मतलब कि जैसे हम लिंच में तो हम करते हैं कि 45 या 40 की एज में, इसकी भी यही जस्टिफिकेशन है कि ये ओवेरियन कैंसर है और और ये इसका रिलैप्स बहुत मेटास्टेसिस ज्यादा है, इसका इवन आफ्टर रिलैप्स आ कीमोथेरेपी रहा भी रिलैप्स है। है। जो नॉन एपिथेलियल्स है ना, उनका रिलैप्स बहुत ज्यादा है। तो इसलिए उनको हम कहते हैं कि आप फैमिली कंप्लीट करें और अपनी क्लियरेंस सर्जरी करवाएं, ठीक है। अच्छा, ये टोग आर्टिकल है, ठीक है। इसकी एक वही बताई भी है कि मेन स्टेज जो है वो आपका यही रहता है, सर्जरी, ठीक है। और अगर आपको फर्टिलिटी स्पेयरिंग चाहिए तो वो 1A तक ही आप उसको ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। और मलिग्नेंट जो जर्म सेल ट्यूमर्स होते हैं या सेक्स कॉर्ड ट्यूमर्स होते हैं, वो यूजली डी बल्किंग सर्जरी करते हैं, या आप ये प्लाटिनियम बेस उनको दे सकते हैं जो सेक्स कॉर्ड होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने इसके अंदर जो है, इनकी पैथोफिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आ जाएं तो नॉन एपिथेलियल को आपने सेक्स कॉर्ड ट्यूमर में डिवाइड किया है, फिर आपके जर्म सेल्स होते हैं, और फिर आपके मोनोडर्मल टेराटोमास और ये चीजें होती हैं, ठीक है। मिसलेनियस में भी आते हैं, फिर सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर आपके ये मिक्सोमास आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके जो हैं इनमें जो आती है, ये इन्होंने हिस्टोपैथोलॉजी दी हुई है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसके अंदर नेट्स होते हैं, पोलिगनल सेल्स होते हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होते। डायग्नोसिस में आपने अब उन्होंने बहुत लिखा हुआ है कि सीटी एमआरआई आर नो मोर सेंसिटिव और स्पेसिफिक देन द टीवीएस इन डिटेक्टिंग malignancy. CT scan is used to stage the disease, ठीक है। MRI कैन बी यूजफुल फॉर द करेक्टराइजिंग द सिस व्हेन अल्ट्रासाउंड इज इनकनक्लूसिव। सो अब वो वाली बातें नहीं रहेगी कि सीटी स्कैन हम पहले करा लें, हमने सबसे पहले अपना स्कैन ही करवाना है, ठीक है। उसके साथ फिर हमने सारे ट्यूमर मार्कर्स अपने कराने हैं, वही जो चार हमारे इंपॉर्टेंट हैं वो हमने सारे करने हैं, ठीक है। CA 125 इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो जरूर करवाएं, ठीक है। ये ना सोचें कि जी डॉक्टर नॉन एपिथेलियल है तो मैं CA 125 निकाल दूं, लेस देन 40 है तो एपिथेलियल तो हो नहीं सकता, हो भी सकता है एपिथेलियल। तो डॉक्टर कुरैत, इस सिनेरियो के अंदर फिर सीटी स्कैन नहीं मांगना चाहिए था? नहीं नहीं, मांगना चाहिए था, क्यों नहीं मांगना चाहिए, मांगना है, वो स्टेज तो करना है ना आपने, ठीक है। लेकिन फर्स्ट लाइन पे आप ये ना कहें कि जी हम सीटी स्कैन मांग रहे हैं, अल्ट्रासाउंड मांगा नहीं है और सीटी मांग रहे हैं, ठीक है। हाँ, अल्ट्रासाउंड अब आप बोलिए कि जी आई वांट टू स्टेज द डिजीज ऑन सीटी, ठीक है। लेकिन फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट नहीं है, उन्होंने यही बात लिखी हुई है ना, ये पिंक में देखे ना, आर नो मोर सेंसिटिव और स्पेसिफिक देन द टीवीएस। तो पहली लाइन में आपने फर्स्ट लाइन के तौर पे मत यूज किए, ये देखे ना, सीटी शुड नॉट बी यूज एज अ फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन इन गर्ल्स एंड एडोलिसेंस, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन ही आप अल्ट्रासाउंड पे ही जाइए और उस पे चलिए, ठीक है। तो यस, यू स्टेज द डिजीज के लिए आपको ये करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, वो सिंपल ओवेरियन सिस्ट के लिए वो कहते हैं कि आप ना करवाएं, कॉम्प्लेक्स सिस्ट हो तो उसी के लिए आप करवाएं, ठीक है। बाकी ये उन्होंने डिटेल बता दी कि किसके अंदर कौन कौन सा पॉजिटिव आता है या बढ़ता है, ठीक है। ये आगे फिर वही वाली स्टेजिंग है जो सेम हमारी दूसरी की भी है, इनके लिए भी सेम ही स्टेजिंग होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है इनके प्रोग्नोसिस के लिए, ठीक है। कि अगर अल्फा फीटोप्रोटीन्स के लेवल लेस देन 1000 आते हैं, ठीक है, और बीटा HCG लेस देन 5000 है, और LDH जो है वो 1.5 टाइम्स द नॉर्मल है, ठीक है, तो अच्छे प्रोग्नोसिस है। तो ये आपने जो IGCCG है ना, ये स्ट्रेटिफाइड रिस्क मॉडल, ये आपसे पूछेंगे और इस नाम से करके पूछेंगे आपसे, इंटरनेशनल जर्म सेल कैंसर कोलैबोरेशन ग्रुप, ये पूछा जाता है।
वेरियस मॉडल्स अब यूज हो रहे हैं, तो आपने एक ये वाला मॉडल याद करना है, ठीक है, कि गुड प्रोग्नोसिस किस पे होगा, किस पे बेस करता है, गुड प्रोग्नोसिस किस पे बेस करता है, इंटरमीडिएट किस पे करता है, पुअर, ठीक है। अच्छा जी, ओके, आप नीचे आए। तो ये अब सर्विलेंस के लिए आपका ये जो है सीयर सर्विलेंस स्टैटिस्टिक्स आपकी यूज होती हैं, ठीक है। ये भी अक्सर पूछ लेते हैं कि व्हाट इज सीयर मॉडल ना, या सीयर स्टैटिस्टिक्स क्या है, ठीक है। आगे फिर आपकी ये स्टेज वाइज मैनेजमेंट है, ठीक है। सर्जरी एंड कीमोथेरेपी फॉर्म द पिलर्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ नॉन एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर्स, ठीक है। सो उसके अंदर फिर आगे आप उन्होंने फुल स्टेजिंग इज कंसिडर द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है। फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरी इन द फॉर्म ऑफ यूनिलैटरल सल्पिंगोफरेक्टमी हैज बिकम द कॉमन प्रैक्टिस, ठीक है। तो कॉमन बातें आपने करनी है। सिस्टेक्टमीज यूजुअली हम इसमें नहीं ऑफर कर रहे होते नॉन एपिथेलियल में, ठीक है। वही सारी बातें इसके अंदर भी आ गई कि आपने जर्म सेल्स को फिर कैसे मैनेज करना है, वो उनका भी मेन स्टे यही है। फिर उनकी ये परसेंटेजेस आप प्लीज याद जरूर कीजिएगा कि कितने परसेंट ये रिकरेंस और रिलैप्स होता है, ठीक है। कुछ के अंदर हम लिम्फेडिनेक्टमीज और ये भी कर सकते हैं। फिर ये कॉमन एडजुवेंट कीमोथेरेपीज जो हैं ये आपकी लिखी हुई है, सिस्प्लाटिन, ब्लियोमाइसिन, इटोपोसाइट और सिस्प्लाटिन, ठीक है। तो ये आपकी आ गई इसके अंदर, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, ये नाम आपको याद होने चाहिए, ये पूछे थे, ठीक है। उनके साइड इफेक्ट्स भी किसी ने किसी एक टॉक्स पास टॉक्स में मैंने सुना था कि पूछे थे, ठीक है। बाकी ये रिलैप्स का आपने बता दिया कि जी फर्स्ट 2 इयर्स में ज्यादा होता है। ये स्टेजिंग आपने ग्रैनुलोसा सेल की, सर्टोली सेल की, आगे उनकी स्टेज वाइज ट्रीटमेंट उन्होंने आपको बताई हुई है, ठीक है। 1A तक ही यूजली यूजली फर्टिलिटी स्पेयरिंग ऑफर की जा रही है, ठीक है। कुछ कुछ केसेस के अंदर 1C1 है जैसे, तो वहां पे फिर ऑफर की जा रही है, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ आपका भी सर्जिकल स्पेल हुआ है, तो वहां पे चलें आप कर लें, ठीक है। फिर वही क्रायो प्रिजर्वेशन की आपने उनको बातें करनी है, ठीक है। एक्टिव सर्विलेंस और फॉलोअप आपने रखना है 2 इयर्स तक, ठीक है उसका। और ये आपने ये वाला इंपॉर्टेंट एक्टिव सर्विलेंस मॉडल का ये वाला आपने जरूर बताना है, ठीक है। ये याद करना है चार्ट, ठीक है। कि आप मंथली उसका एग्जाम, फर्स्ट ईयर में आप हर महीने बुलाएंगे, मंथली उसका ये करेंगे, 2 मंथली आप उसका एक्सरे और पेल्विक अल्ट्रासाउंड करते रहेंगे, ठीक है। इनिशियली हर 2 हफ्ते के बाद आप उसका ट्यूमर मार्कस करेंगे, बाद में आप उसके मंथली कर लेंगे, ठीक है। और सीटी जो है वो आप उसका इन फर्स्ट ईयर के अंदर करना है, उसके बाद नहीं करना बस, ठीक है। तो ये आपको ये सर्विलेंस मॉडल, आप एक्टिव सर्विलेंस ये सुनी जाएगी और ऐसे ही सुनी थी उन्होंने, ठीक है। तो ये आपको ये वाला एक्टिव सर्विलेंस प्रोग्राम जो है इसका नॉन एपिथेलियल का पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे सुना था ये, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, ये टॉग आर्टिकल इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके चार्ट्स, ठीक है। तो ये आपका आ गया हिस्ट्री एग्जामिनेशन, ट्यूमर मार्कर्स, ये वही फॉलोअप सारा आपका आ गया, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट बात जो इसके अंदर वो डिस्कस कर सकते हैं, वैसे अभी तक किसी ने इसमें पूछी नहीं, HRT का रोल, ठीक है। समझ आ गई, सिर्फ सेक्स कॉर्ड जो ट्यूमर्स होते हैं ना उसके अंदर हमने HRT अवॉइड करनी होती है। बाकियों के अंदर हम जिनको एडजुवेंट कीमोथेरेपी दी जाए या जिनके अंदर सिम्टम्स आ रहे हो, रेडिकल सर्जरीज हों, तो उनको हम HRTs दे सकते हैं। सिर्फ जो सेक्स कॉर्ड ट्यूमर्स है ना, कुछ उनके अंदर हम अवॉइड करते हैं। बाकी सबके अंदर जो है ना ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, ये चीज़ें नहीं है, ठीक है। अगेन फिर साइकोलॉजिकल सपोर्ट आपने उनको ज़रूर देनी है सारे अदर कैंसर पेशेंट्स के साथ, ठीक है। सो दिस इज योर नॉन एपिथेलियल का टॉक जो आपने ये करना है, ठीक है। इट इज एनफ। मैडम, उन्होंने ये भी लिखा हुआ था कि अगर यानी कि फातिमा दोबारा बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैडम,
ये कह रही थी कि उन्होंने ये भी लिखा हुआ था कि अगर इनके उसने कंट्रासेप्शन यूज करना हो 2 ईयर। अब ये वो कॉन्ट्रासेप्शन कर सकती है कि जी रिलैप्स रेट बहुत ज्यादा है, तो वो बिल्कुल बिल्कुल आप उसमें कॉन्ट्रासेप्शन दे सकते हैं। सिर्फ सेक्स कॉर्ड के अंदर आप जो है ना, जरा ये ओसीपीज वगैरह और ये चीजें जरा डिफिकल्टी देते हैं। बिल्कुल 2 इयर्स के अंदर रिलैप्स है, आप 2 इयर्स के लिए उसको एक्टिव सर्विलेंस में रखिए, और साथ में आप उसको कॉन्ट्रासेप्शन के लिए कह सकते हैं कि आप कॉन्ट्रासेप्शन करें। अगर रिलैप्स नहीं होता तो फिर आप कंसीव करें और अपने सॉरी फैमिली कंप्लीट करें और क्लियरेंस सर्जरी करवाइए। जी जी पूछिए, कोई और मैम क्वेश्चन है थर्सडे को इससे मैं प्रेजेंट रिलेटेड? करना चाह रही जी जवेरिया, क्या कह रही हैं आप? मैम मैं कह रही हूँ थर्सडे को मैं प्रेजेंट करना चाह रही हूँ। थर्सडे को रूज का नाम मेरे पास लिखा हुआ था। चले देख लेते हैं। रूज आपने करना है थर्सडे को? नहीं हाँ तो जी। हाँ जी। थर्सडे को थर्सडे को है क्या? करना तो थर्सडे है। को टॉपिक क्या है? ओवेरियन में आज नॉन एपिथेलियल है ना? कल बॉर्डर लाइन है। कल किसका है? हादिया। बॉर्डर लाइन वैसे मुझे खुद भी अपने लिए भी बड़ा वो लगता है, मुझे कल पढ़ना पड़ेगा एक दफा उसको दोबारा, बॉर्डर लाइन को भी। दैट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, उसकी मैनेजमेंट बड़ी डिफिकल्ट सी है। मैडम, हम्म। मैं सोचती हूँ कि मैं ना सबके सिनेरियो सुन रही होती हूँ और ना मैं सोच रही होती हूँ कि मैंने सारे दिन में क्या पढ़ा, मैंने क्या किया, क्या मुझे हासिल वसूल हो। मैडम, मैं सीरियसली मैम को बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑन्कोलॉजी में ना हम गुम हुए हैं। कहीं कोई सिरा ही नहीं पकड़ा जा रहा। आज मैंने इतना पढ़ा था लेकिन स्टिल ये जो मतलब मैं इतना पढ़ के भी बस एपिथेलियल के पास ही आई थी। ये वाली तो सारी बिल्कुल ही नई चीज है। मैं दोबारा से इसको पढ़ती हूँ, नॉन एपिथेलियल को। हाँ ये टोग आर्टिकल बहुत अच्छा है, इट्स इससे टू मच। बहुत अच्छी आपकी जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। नहीं मैडम, मैं ये जरूर पढ़ूंगी इंशाल्लाह। हाँ मैंने ये पहले वाला नहीं टोग पढ़ा, मैं आर्टिकल पढ़ूंगी मैंने इसको। इसीलिए शेयर ये की थी, ये वाला मटेरियल जो मैंने शेयर किया था, ये तो लाजमी आपने करने हैं सारे टोग। रिस्क रिड्यूसिंग का पूरा सेपरेट स्टेशन है। वो टोग आर्टिकल पूरे का पूरा एज इट इज ठीक है। स्टेशन आया हुआ रिस्क रिड्यूसिंग। जी मैडम। वो तो आपने लाजमी करना है, ठीक है। जवेरिया, मैं आपका केस ले लूंगी किसी दिन, ठीक है, ओवेरियन पे ही, ठीक है। आप रेडी रहिएगा ना, मैं किसी डॉक्टर दिन आपका कुरर, ले लूंगी। जी अरूज। मैंने पूछना था, जैसे हम स्टेजिंग लेप्रोटमी कहते हैं और क्लियरेंस कहते हैं। स्टेजिंग में हम टीएच बीएसओ करते हैं, है ना? साथ ओमेंटेक्टमी और वो साइटिक फ्लूइड और वो सारा देते हैं जो स्टेप्स में हम कहते हैं मिड हम्म। लाइन लेप्रोटमी करके। जो इंफ्राकोलिकोमेंटेक्टमी क्लियरेंस है करते उसमें हैं। जहां जहां ट्यूमर है। हाँ जी। देखिए, एक है डी बल्किंग, कल भी हमने ये डिस्कस किया था। डी बल्किंग है हम्म। जिसमें मिड लाइन हम्म। लेप्रोटमी करते हैं, टीएच बीएसओ करते हैं, इंफ्राकोलिकोमेंटेक्टमी करते हैं, और ऑल विजिबल जितनी पेरिटोनियल डिजीज है उसको रिमूव करते हैं, मल्टीपल बायोप्सीज लेते हैं, ठीक है, हम्म। और रीट्रोपेरिटोनियल लिम्फ हम्म। नोड की असेसमेंट करते हैं। अगर कोई सस्पिशियस लगेगा तो इसका और उसका इसका सैंपल ले डिफरेंस। लेते हैं। ये है डी बल्किंग। अच्छा। और जो साइटो रिडक्टिव होती हम्म। है उसमें हमने मैक्सिमल मैक्रोस्कोपिक, अक्सर लोग उसको वन हम्म। सेंटीमीटर तक का कह देते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि आप उसको मैक्रोस्कोपिक क्लियरेंस करें। कोई चीज नहीं हम्म। छोड़नी, सारा कुछ निकाल देना है, हम्म। चाहे वो नोड ही क्यों हम्म। ना हो। और जो स्टेजिंग है उसके अंदर हमने वो नॉर्मल जो चीजें हैं वही असेस करनी है। जैसे टीएच बीएसओ करके ओमेंटेक्टमी कर दी और लिवर असेस कर लिया, साइटिक फ्लूइड ये ले लिया। स्टेजिंग यही लेप्रोटमी डिफरेंस है एक ना, इसके एक एक अलावा तो। जर्नल टर्म है। स्टेजिंग लेप्रोटमी एक टर्मिनोलॉजी है, वो हम्म। प्रोसीजर का नाम है। उसके अंदर फिर हमने हम्म। प्रोसीजर क्या ऑफर करना है वो आगे डिपेंड करता है। वो मतलब वो कर सकते हो नहीं भी कर सकते टीएच बीएसओ, हाँ ये वो कर जरूरी भी नहीं सकते है, हैं, है वो ना? नहीं हमने भी कर स्टेजिंग सकते। वाइज करना। हाँ। अगर मुझे 1A मिल सही। गई है तो मैं हाँ। टीएच क्यों करूं? क्यों खोला करूंगी? तो हाँ मैंने जी, उसको सही है, यही स्टेजिंग कंसेप्ट लेप्रोटमी है। करके था, मुझे अभी नहीं पता स्टेज क्या है। हम्म। ठीक है, स्टेजिंग लेप्रोटमी हम्म। तो एक वर्ड है, एक हम्म। प्रोसीजर है। उसके अंदर कौन से हम्म। प्रोसीजर ऑफर होने हैं
वो स्टेज पे डिपेंड करता है। ठीक 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 है, तो स्टेजिंग लेप्रोटमी हम शुरू करते हैं तो हम जी जी। वेग होते हैं, हमें नहीं पता होता क्या स्टेज निकलेगी। उसके बाद फिर जब हमने तो स्टेज वो अंदर हर से जगह की, स्टेप्स पे लिखा होता है। हम्म। तो वो स्टेजिंग लेप्रोटमी जैसे तो स्टेप स्टेप्स लिखे है हो। ना, एक इनिशियल स्टेप है ना। हाँ जी। उसके बाद फिर मैंने क्या ऑफर PHBS होगा करना वो, है मैं ये बोल रही हूँ, वो डिपेंड हर करता जगह है। वही लिखा होता है वो तो। मैंने हाँ जी, सिस्टेक्टमी, अच्छा मैंने समझ आ गया। लेप्रोटमी ऑफर की, अब लेप्रोटमी करके मैं अंदर हम्म खोलूंगी, मैं देखूंगी जैसे एंडोमेट्रियोसिस होता है, उसमें अब मैंने क्या करना है हम्म ये तो मुझे अंदर खोल के ही पता हम्म चलेगा। मैंने कहाँ कहाँ एब्लेशंस करनी है, सिस्टेक्टमी करनी है, ओफरेक्टमी करनी है, मैं कोई हम्म हम्म रिजर्व रख सकती हूँ नहीं रख सकती हूँ, जो रिजर्व पीछे बचता है क्या वो सफिशिएंट है। ठीक है, तो वो हम्म लेप्रोटमी होती है और लेप्रोटमी प्रोसीड, तो ये भी स्टेजिंग लेप्रोटमी एंड हम्म। प्रोसीड। ठीक है, ठीक ठीक है जी। और थर्सडे का टॉपिक बता दें, अगर डॉक्टर जवेरिया ने थर्सडे को करना है तो फिर मुझे नेक्स्ट वीक में कोई ओवेरियन का बता दें, देख लें जैसे भी फिजिबल है। चले कोई नहीं, दोनों में से कोई भी आ जाना। हाँ जी। टॉपिक आई थिंक तो थर्सडे वो का टॉपिक होगा। बताना था। थर्सडे का टॉपिक क्या है, मैंने मुझे देखो आपके ग्रुप में लगा हुआ होगा ना। ठीक, देख हाँ, मुझे तो इस डॉक्टर समय से कुरत भी एक याद नहीं सवाल है। कौन सा है। डॉक्टर कुरत एक क्वेश्चन है। जी जी पूछे, मैं उतनी देर में देख रही हूँ थर्सडे का टॉपिक जी। डॉक्टर कुरैत ओवेरियन सिस्ट है हाँ थर्सडे को। बिनाइन है। मैंने ये चलो, पूछना था कि बिनाइन जो अभी वैसे हम हमने ये डिस्कस पेशेंट कर लेंगे, किया है। लेकिन हम बॉर्डर लाइन नॉन एपिथेलियल इन्हीं में से ही कोई कर लेंगे केस। जी। डॉक्टर कुरैत ये जो पेशेंट अभी हमने इसका केस किया, ये स्टेज 1 था, तो अगर हमने उसकी ओवेरियन प्रिजर्वेशन करनी है और हमें ये पता लग जाए सर्जरी के बाद कि नहीं, हमें तो सर्जरी के बाद पता लगेगा कि वो कौन सा स्टेज है। सॉरी सॉरी, सर्जरी से पहले पता लगेगा। तो अब अगर वो हमें लगता है कि वो 1C अबव है, और अब कैसे उसको वेरी उसकी अनफॉर्चुनेट, प्रिजर्व। 1C अबव से चली गई है तो हाँ, वेरी। जिंदगी बचाना जरूरी है, अडॉप्शन की ऑफर देंगे। हम्म ठीक है। ठीक है, फिर अडॉप्शन की, डोनर स्पर्म की, डोनर एग्स की, ये वाली ऑप्शंस देंगे उनको। फिर लाइफ बचाना जरूरी है, फर्टिलिटी फिर जरूरी नहीं है। फिर तो मैम फर्टिलिटी के इसमें लिए भी आपकी हमें ऑप्शन, फ्रोजन सेक्शन। फर्टिलिटी के लिए फिर आपकी ऑप्शंस चेंज हो जाएंगी ना। तो मैम इसमें भी तो हमें फ्रोजन सेक्शन के थ्रू ही पता चलेगा ना कि कौन सी स्टेज आ रही है इसकी। फ्रोजन सेक्शन आपको हिस्टोपैथोलॉजी बताएगा, स्टेज तो आपको लेप्रोटमी में पता चल गई है कि दूसरी ओवरी ठीक है, एडिनेक्सा ठीक है, कोई लिम्फ नोड इनलार्ज नहीं है, सर्जिकल स्पिल नहीं है, इंटैक्ट है ओवरी। ठीक है, कैप्सूल रप्चर नहीं है, कैप्सूल इंटैक्ट लेकिन है, अगर मैम कन्फाइंड टू वन मैम ओवरी है। फ्रोजन पे अगर हमें हाई ग्रेड, जी। मैम अगर हाई ग्रेड साथ मिल रहा है फ्रोजन हाई पे। ग्रेड मतलब, इसमें हाई ग्रेड नहीं होता मैम ना, इसमें इसमें टाइपिंग होती है। हाई ग्रेड और वो एंडोमेट्रियम में होते हैं, इसके अंदर एपिथेलियल नॉन एपिथेलियल इसमें टाइपिंग होती है, इसके ग्रेड्स नहीं होते। इसके अंदर आपके यही होगी जो टाइपिंग होती है कि ये एपिथेलियल है, ये नॉन एपिथेलियल है। नॉन एपिथेलियल है तो वो डेंजरस है, बॉर्डर लाइन है। ठीक है, इसके अंदर ग्रेडिंग नहीं होती है। मैडम वो भी तो होता है ना कि जो टाइप 1 है या टाइप 2 है, इसमें ओवेरियन में ही जो टाइप 1 है वो लेस सवियर है, अर्लियर डायग्नोज हो जाते हैं, टाइप वन बेटर टाइप टू प्रोग्नोसिस तो है, और टाइप एंडोमेट्रियल 2 नहीं है। है, हादिया। टाइप टू नहीं टाइप नहीं वन मैडम, इसमें भी एक है। वो बॉर्डर लाइन में मैडम जाके है ना, वो तो इसमें भी अलग ना। चीज है। उसको इससे एपिथेलियल ठीक है नॉन मैडम, अच्छा वो एपिथेलियल से बॉर्डर लाइन कंफ्यूज ना करें क्लासिफिकेशन ना, वो बता तो रहे अभी हैं। बॉर्डर लाइन पे जब हम जाएंगे तो उसमें देखेंगे, वो तो उनके सेल्स टाइप हैं जिनकी बेस पे हमने ये बताना है मैडम कि ये। वैसे जो एपिथेलियल वाली हमारी टाइप्स हैं, जो हम्म। सीरस, म्यूसिनस, हाँ क्लियर सेल, एंडोमेट्रियोइड, हाँ, अनडिफरेंशिएटेड मिक्स, इनको भी उन्होंने सेग्रीगेट किया है। ऑल दीज एपिथेलियल दे हैव डिवाइडेड